Welcome to Law Prep Tutorial Candid Conversations with CLAT Toppers. Today we have CLAT 2024 AIR 1 Jay Kumar Bohra with us. We are going to have great conversations with him. Welcome, Jay. Thank you, sir. So, Jay, how are you feeling? I'm feeling really great, especially after the result. Nice. So, we are going to discuss the questions जो कि बहुत सारे CLAT aspirants को लगता है कि हमारी जर्नी में कुछ आंसर्स मिल सकते हैं. This conversation with Jay can be a discovery for all the CLAT aspirants जो कि CLAT 2025 देने वाले हैं. आगे हम बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले हैं जैसे जिनके आंसर्स आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी हैं और मेरा खुद का भी सवाल ये रहता है कि ऐसा क्या था जिसको देख के आपने क्लैट या लॉ को एज अ फील्ड चूज किया. मुझे लॉ में हमेशा से इंटरेस्ट था राइट फ्रॉम द स्टार्ट. मेरे ग्रैंडफादर ही वॉज अ लॉयर एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो लॉयर्स, सो फैमिली बैकग्राउंड था, साथ में इंटरेस्ट था. सो दैट्स वाई आई चोज लॉ एंड ये फील्ड इंटरेस्टिंग लगी स्टार्टिंग से. ओके. और क्लैट के बारे में आपको कैसे पता चला कि क्लैट इज अ फील्ड, मतलब यहाँ लॉ का भी फील्ड जो है वो क्लैट के थ्रू हम जा सकते हैं? सो ओरिजिनली मेरा प्लान था कि मैं लॉ आउट ऑफ इंडिया से करूँ, बट देन वो प्लान्स चेंज हो गए अराउंड फरवरी लास्ट ईयर इन 2023. फिर मैंने सर्च करा थोड़े इंस्टीट्यूट्स का, तो मुझे बेस्ट लगा लॉ प्रेप ही था इन ऑलवेज की फैकल्टी, मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग. और इसकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस भी हैं, तो इसलिए मैंने फिर लॉ प्रेप को चूज़ करा. अराउंड जून मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन. ओके. सो जय, जैसा कि हमने सुना है एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी अबाउट जय एट लॉ प्रेप कि जब जय लॉ प्रेप में आया था तो उसको सबसे बड़ा डर था जीके सब्जेक्ट से. उसको सबसे बड़ा डर था कि सर मुझे जीके नहीं आती है, मैं कैसे करूँगा. तो टेल मी कि जब एक एस्पिरेंट जब आता है क्लैट का एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके मन में बहुत सारे डर होते हैं. तो क्या आपके भी मन में कुछ ऐसे डर थे? हाँ, जीके मेरा सबसे बड़ा फियर था. इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने सोचा था जीके नहीं हो रही है, मैं प्रिपरेशन ही छोड़ देता हूँ, कोई पर्पस नहीं है जीके का. बट फिर वहाँ पे जोधपुर सेंटर पे मोहित सर हैं, तो उनकी गाइडेंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रही थी. और जीके में जो लॉ प्रेप के मटेरियल से जो नोट्स दिए जाते हैं एंड जो क्लैट एक्सप्रेस है वो मोर देन इनफ है. जीके में सारी चीज़ें कवर करना तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट जो हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को हम बहुत प्रॉपरली पढ़ें. एंड एक जो मोहित सर का मेथड था कि जैसे 30 टॉपिक्स आते हैं क्लैट एक्सप्रेस में, पहले दिन 5 टॉपिक्स करो, नेक्स्ट डे उन 5 को रिवाइज करो और नए 5 करो, फिर उसके बाद 10 को रिवाइज करो, 5 करो, ऐसा करो जब तक आपके पास 25 टॉपिक्स है. फिर जो फर्स्ट 5 है जिनको आपने 5 से 6 बार रिवाइज कर लिया उसको फिर छोड़ दो. और एंड के मंथ्स में जो स्ट्रेटेजी थी वो आपका स्टडी मेथड जो था वो फॉलो करा था. बैठते थे रोज 2 क्लैट एक्सप्रेस को रिवाइज करते थे, और जब इतनी बार एक क्लैट एक्सप्रेस को कर चुके होते थे, एक क्लैट एक्सप्रेस में 2 घंटे ही लगते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में. बिल्कुल. एंड भले ही आपने कि मैंने टॉपिक्स कवर करे थे अराउंड 300, बहुत लोगों ने 1000 से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करे थे, बट उसका कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि जो आप कवर कर रहे हो वो बहुत अच्छे से होना चाहिए और उसमें आपको सब कुछ आना चाहिए. नाइस नाइस. तो ये एक स्ट्रैटेजी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताई भी है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जैसे. लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एडमिशन लेते वक्त, जब आप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मुझसे होगा या नहीं होगा, जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ वो अल्टीमेटली मेरा करियर और मेरी लाइफ पूरी उस फील्ड के अराउंड शेप होने वाली है. तो ऐसे कुछ डाउट्स जो आपको करियर, लॉ एज अ करियर, क्लैट की प्रिपरेशन करते वक्त शुरुआत में ही आपको ऐसे कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आए होंगे? हाँ, तो जो चीज़ मैंने जो करी थी कि मैंने 2 महीने लिए थे पूरे डिसाइड करने को, क्योंकि एक बार जब आप डिसाइड कर लो फिर कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज वो आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा. कि मैंने डिसाइड कर लिया मुझे लॉ करना है, तो बस फिर मुझे क्लैट का एग्ज़ाम देना है, इस दिसंबर देना है, तो देना ही है पेपर. तब तक सारे डिसीजन हो जाने चाहिए और फिर तब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. जब तक आप डिसीजन ले रहे हो तब तक आराम से टाइम लो, पर डिसीजन लेने के बाद उसके साथ स्टिक रहना है. नाइस नाइस नाइस. तो बेसिकली जय का भी ये मानना है और हम सभी टीचर्स का ये मानना है कि या तो क्लैट की प्रिपरेशन आप मत करो, और अगर आपको करनी है तो गिव योर 100%, ताकि आपको कभी ये फील ना हो कि यार मैं अगर देता अपना पूरा 100% तो शायद मेरा एडमिशन हो जाता. तो इसीलिए डिसाइड, टेक 1000 डेज टू डिसाइड. उसके बाद में चाहे 1000 प्रॉब्लम्स भी आए, डोंट बैक ऑफ. बहुत अच्छी बात कही है जय आपने. सो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स, क्लैट बिगिनर्स आस्क मी इज, सर व्हाट इज कैन यू प्लीज गिव अस अ रेफरेंस बुक? कोई ऐसी सर बुक बता दीजिए जो बुक, एक सिंगल बुक पढ़ के हम क्लैट का सिलेबस कंप्लीट कर लें. बट आपको पता है क्योंकि क्लैट में कोई सिलेबस नाम की तो चीज़ है नहीं,
तो ऐसी कोई बुक्स होंगी जो आप सजेस्ट करते हैं, जो आपने पढ़ी, जिन्होंने आपको हेल्प किया क्लैट की जर्नी में? सो क्लैट के लिए एक सिंगल बुक तो ऐसी कोई भी नहीं है, कारण ये कि करंट टॉपिक्स से ही रिलेवेंट आता है, पैसेजेस आते हैं, आपने कभी पढ़े ही नहीं है। तो क्लैट इज़ मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड एग्जाम रादर देन अ सिलेबस बेस्ड एग्जाम, कोई फिक्स सिलेबस है नहीं। तो बट जो वाइली की बुक्स थी आरसी एंड सीआर को लेके, वो लॉ प्रेप में करवाया था एंड टीचर्स ने सब डाउट्स भी उसके क्लियर करे थे, इवन कुछ में तो हमको टीचर्स ने 2 बार रिवाइज भी करवाई थी। तो वो बुक्स बहुत हेल्पफुल रहती है आपकी स्किल बिल्डिंग के लिए। बट अदरवाइज मॉक्स दो, उसके साथ ही आपका बिल्डअप होगा स्किल, और जो क्लासेस हैं उनमें बहुत कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। रीज़न मीन कि जो क्लैट का पैटर्न है वैसे पैटर्न का कोई और पेपर नहीं, तो आपको वो कंटेंट कहीं और से नहीं मिल सकता, सिर्फ इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कर पाएगा। तो उस वाले जो कंटेंट है उस पर पूरा फोकस करो। तो डाउट्स का जब तक सवाल है, तो आप जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की है ना, प्रिपरेशन शुरू करते वक्त कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आपको कॉन्फिडेंस रहा होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट तो मैं आराम से कर लूँगा और इस सब्जेक्ट में मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, तो वो कैसे सब्जेक्ट्स थे, कौन से सब्जेक्ट्स थे? तो मेरे केस में सीआर और क्यूटी ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें मैं स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट था कि उनमें मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ जो करी थी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं एंड सैम्पल पेपर्स हैं, अब अराउंड 15 पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स हैं, तो मैंने उन सबको सॉल्व करा था एंड एक एनालिसिस करा था कि मेरा एक्चुअल पेपर में कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है। बिकॉज एक्चुअल पेपर एंड मॉक में अंतर होता है, मॉक इज फॉर टेस्टिंग योर प्रिपरेशन एंड एक्चुअल पेपर तो सब कुछ कंबाइन हो जाता है। तो उन पेपर से मैंने एनालाइज करा था, तो क्यूटी और सीआर की मुझे चिंता नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो यू शुड फर्स्ट लुक अपॉन द पास्ट ईयर पेपर्स, right? You should analyze the past year papers properly, and this is what you should learn all the beginners, that you should first analyze the CLAT papers. past year paper का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, और उसी के बाद आप अपनी प्रेपरेशन उस लाइन पे मॉडल कर सकते हैं। गुड। तो ये बताइए जय कि एक पार्ट होता है प्रेपरेशन का, स्टडीज का, ठीक है, और एक पार्ट होता है प्रैक्टिस का। तो आप, और क्लासेस का भी एक पार्ट होता है, आपका स्कूल का भी एक पार्ट था, तो आप अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड और मैनेज करते थे? जो चीज़ मैं करता था, जब मैं कुछ टाइम में स्कूल जाता था बिकॉज अटेंडेंस करनी पड़ती थी, एंड जब मैं यहाँ पे होता था तो मैं पूरा टाइम क्लैट को डिवोट करता था। तो मेरा ये रहता था कि मॉर्निंग में 3 to 4 आवर्स क्लासेस होती थी। क्लासेस के बाद मैं एक शॉर्ट ब्रेक लेता था, बेसिकली लंच ब्रेक। उसके बाद फिर मैं नॉर्मली मॉक देता था। मैं कोशिश करता था कि मॉक 2 to 4 की टाइम फ्रेम में ही दूँ, ताकि उसकी आदत बन जाती है। 2 to 4 में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करो ताकि आपका माइंड उस टाइम एक्टिव रहे, इवन इन दी फाइनल पेपर। तो मैं ऑलमोस्ट डेली तो नहीं बट वीक में 4 टाइम्स मैं मॉक की प्रैक्टिस करता था एंड अदर डेज में एनालिसिस करता था। मेरे हिसाब से मॉक्स सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ उसका एनालिसिस करना है और आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। और एक चीज़ जो मैं करता था कि एवरी 10 मॉक्स मैं कलेक्ट करता था एक सेक्शन के डाउट्स की, जैसे लीगल सेक्शन है उसमें 10 मॉक्स में लेट से 40 डाउट्स है, और फिर मैं आपके पास आता था या किसी और टीचर के पास जाता था कि इसमें आप बताओ कि किस टाइप की मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, किसी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में, या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो मैं स्पेसिफिक करता हूँ। तो वो आप 10 मॉक एक साथ करते हो तभी होगा। तो ये मेरा मेन प्रैक्टिस का रहता था। और बीच में अराउंड जुलाई स्पीड ड्रिल्स जो चालू हुई थी वो भी बहुत हेल्पफुल रही थी। ओके, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत एक चीज़ दिमाग में आती है कि वेदर आई शुड टेक ऑफलाइन क्लासेस और वेदर आई शुड गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आप भी उदयपुर से थे, आपकी स्कूल्स भी साथ में थी, फिर भी आपने स्कूल, उदयपुर में स्कूल और जोधपुर में सेंटर को मैनेज किया, अटेंडेंस भी मैनेज किया आपने यहाँ भी पढ़ाई मैनेज की। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आते हैं, वो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं बिकॉज दे थिंक कि यार वहाँ जाके शायद उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी जितनी घर पे हो सकती है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है या ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है? मेरे हिसाब से ऑफलाइन के कुछ बेनिफिट्स है। एक तो कि रोज़ अगर आप 4 घंटे क्लास कर रहे हो ऑनलाइन तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिजिबल नहीं, आपका कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा और वो नेचुरल है। मेरे साथ भी जब कोविड टाइम में ऑनलाइन क्लासेस थी यही इशू थी। एंड एक जो आपको इन्वायरमेंट मिलता है कि आप यहाँ पे हो, आप देखते हो कि लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे आपको एक मोटिवेशन आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी आता है। और फिर आप टीचर से मिलते हो, आप उनसे 1-to-1 जो टीचर्स टाइम यहाँ दे पाते हैं वो टाइम ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। तो और जो पेपर है आपका वो ऑफलाइन है, तो बहुत बार जैसे मैंने बहुत लोगों में नोटिस करा है वो मॉक्स में, ऑनलाइन मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट उनके 10 to 15 मार्क्स ऑफलाइन में, दी फाइनल पेपर ऑफलाइन में उनके कम हो जाते हैं। रीज़न मीन कि उनको ऑफलाइन में उस टेस्ट इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस नहीं थी। तो इसलिए ऑफलाइन इज़ बेटर एंड ऑनलाइन अगर बिल्कुल ही कुछ भी फिजिबल नहीं हो रहा है तो ही करो, अदरवाइज ऑफलाइन ही करना चाहिए। तो जय, ऑफलाइन आपने क्लासेस ली 4 घंटे की,
उसके बाद आप कितने घंटे, अगर कोई रेगुलर पढ़ाई करे अभी से, तो कितने घंटे रोज उसको क्लासेस के बाद पढ़ना चाहिए, दैट सो दैट ही कैन क्लियर क्लैट एंड ही कैन वेरी वेल स्कोर AIR 1? सो अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो 4 घंटे की, तो उसके ऊपर से मेरे हिसाब से अभी के टाइम में 5 घंटे पढ़ो, फिर अराउंड जुलाई के आसपास उसको बढ़ा दो आप 6 to 7 आवर्स पे, और फिर वापस लास्ट मंथ में आप उसको 5 आवर्स पे ले आओ। ओके, तो लास्ट मंथ में मतलब कम कर दो पढ़ाई, थोड़ा कम कर। ऐसा क्यों? उसका ये कारण है कि लास्ट मंथ में नेचुरली आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है आपके दिमाग में, एंड आप पढ़ते हो तो उससे बहुत बार वो चीज़ें और बढ़ जाती है। तो मॉडरेशन बना के रखना चाहिए पढ़ाई के बीच में एंड अदर चीज़ों में। और पेपर के दिन 50% इट इज स्टडीज, 50% इट इज मेंटल स्टेट। तो लास्ट मंथ में आपको मेंटल स्टेट पे फोकस करो, जो चीज़ें अच्छी लगती है वो करो। Okay, this is a very pertinent point to note, that this exam is an exam of your mental state. This is a game of mind. और माइंड को ना फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है, माइंड को काम रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने भी देखे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सेंटर्स के मॉक पे, बट क्लैट एग्जाम में जाके बहुत पुअरली परफॉर्म कर देते हैं एंड बाहर आके उनको ऐसा लगता है सर पता नहीं क्या हुआ कि मेरा पेपर में दिमाग ही नहीं चला। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि एग्जाम के वक्त कहीं एक पॉइंट ऐसा आया जहां आपका दिमाग ब्लैकआउट हो गया या जहां आपको लगा कि अब माइंड काम नहीं कर रहा है? सो मेरे साथ ये था कि मैं एग्ज़ाम से पहले बहुत स्ट्रेस था, तो मैं सेंटर वैसे पहले पहुंच गया था एंड सेंटर बहुत ग्रीन था, आयुर्वेद कॉलेज था बेसिकली। सो मैं थोड़ा बाहर गया था, नॉर्मलाइज हुआ, फिर आया, स्टिल अराउंड 1 hour 20 minutes मुझे ऐसा लगा कि अब हो नहीं रहा है। तो मैंने एक बार छोड़ दिया, सब बंद कर दी OMR एंड एक बार हेड डाउन कर लिया, 5 मिनट ले लिया। तो द थिंग इज़ कि हमारे पास 120 मिनट्स, उसमें हम मान के चले कि इन्विजिलेटर आएगा, बहुत कुछ होगा, तो 105 मिनट्स आर जो कि हम पूरा काम कर सकते हैं। तो बीच में ब्रेक लेना इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। मुझे भी पहले लगता था ब्रेक लूंगा बीच में तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, बट दैट थिंग इज आप ब्रेक नहीं लोगे तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके बाद जो, जैसे आपने 3 पैसेज सॉल्व करे, आपने 3 पैसेज सॉल्व करे एंड आपने ब्रेक नहीं लिया था, लेना चाहिए था पर नहीं लिया, तो आपने हो सकता है 3 गलतियां कर दी उसके अंदर, तो वो आपने मार्क्स लूज करे। वेरी एंड पर्टिनेंट जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन से 120 हो गया था लास्ट ईयर। सो अब टाइम का इतना दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में लगता है टाइम का, बट इवेंचुअली जब आप लॉ प्रेप के 80 to 100 मॉक्स कर देते हो एंड मॉक्स बहुत लेंदी होते हैं लॉ प्रेप के, तो आपको टाइम का कोई इशू आता ही नहीं है। तो ये जो ब्रेक्स का पॉइंट आपने बताया है, सो ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट इन वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। ब्रेक्स क्या उतने ही इंपॉर्टेंट है प्रेपरेशन के टाइम पे भी? बिल्कुल। और अगर इतने इंपॉर्टेंट हैं तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू ब्रेक्स? सो मेरा ये रहता था कि एक जो प्रोसेस है वो कि मैं 55 मिनट्स पढ़ता था एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेता था, एंड ऐसा मैं 3 बार करता था, एंड आफ्टर डूइंग दैट मैं एक हाफ एन आवर का ब्रेक लेता था 3 आवर्स के स्टडी सेशन के बाद। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ब्रेक्स भी नहीं हो रहे थे एंड बहुत कम भी नहीं। एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि जो 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो उसमें मोबाइल ना चलाएं, बिकॉज मोबाइल पे एक बार चालू करने के बाद 5 मिनट्स का पता नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं नॉर्मली क्या करता था, मैं सेंटर पे एक राउंड मार के एंड वापस आ जाता था और आपको परेशान करता ही था। तो विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल, अब क्योंकि आपने मोबाइल की बात कर ही दी है, तो एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ जय के साथ, जहाँ पे जय के साथ वी आर कंडक्टिंग अ PI और अनुपमा मैम ने जय का फ़ोन चेक किया और फ़ोन चेक करके उसको फ़ोन में जो टाइम होता है, स्क्रीन टाइम, वो दिखाया। तो उस इंसिडेंट के बारे में जय कुछ बताओ। सो बेसिकली मुझे एक्सपेक्टेड था, मुझे किसी ने बोला था मैम चेक करेंगे स्क्रीन टाइम फ़ोन पे, बट 2-3 लोगों की उससे पहले 2-3 बैचेस की PI हुई ने, उनका चेक नहीं हुआ। तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया कि कोई दिक्कत ही नहीं है, फ़ोन कोई दिक्कत है ही नहीं, PI में चेक तो करेंगे नहीं स्क्रीन टाइम। एंड मुझे ये विश्वास था कि मेरे फ़ोन में स्क्रीन टाइम नहीं दिखता है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी थी, मिला नहीं। बट अनुभव मैम ने मुझसे ही स्पेसिफिकली फ़ोन मांग लिया एंड चेक करा तो स्क्रीन टाइम बहुत हाई था। सो फिर उसके बाद, बट हाँ, एक बार जब उन्होंने बोल दिया और हड़का दिया एक बार, तो उसके बाद फिर समझ में आ गया और वो सही रहा, क्योंकि उसके बाद 3 मंथ्स की प्रिपरेशन टाइम था, तब मैंने स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया। एग्जैक्टली तो फोन्स डिस्ट्रैक्शन भी है और फ़ोन रिफ्रेशिंग भी है, बट इट इज़ द वे यू यूज़ इट कि वो क्या रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो जय, अगर मैं आज प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी पर मंथ के हिसाब से डिसाइडेड होनी चाहिए, 3 महीने के हिसाब से होनी चाहिए, या हर रोज अलग स्ट्रैटेजी बनाऊं, हर वीक अलग स्ट्रैटेजी बनाऊं? व्हाट शुड बी द टाइम स्पैन ऑफ माय टास्क टेबल एंड टाइम टेबल? तो मेरे हिसाब से कोई भी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी स्ट्रेटेजी अगर आज स्टार्ट हो रही है तो वो पेपर के दिन ही एंड होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा होता है कि आपने आज स्ट्रेटेजी बनाई एंड आप उसको 2 हफ्ते बाद बदल दो, तो ना आपकी पुरानी स्ट्रेटेजी यूजफुल रही, ना नई स्ट्रेटेजी यूजफुल रही। तो इससे बेटर है आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाओ, अब उसको आप फेजेस में डिवाइड कर दो। प्रिपरेशन के 3 फेज होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग फेज, तब आप धीरे धीरे जो है वो स्टार्ट करो
कि आप धीरे धीरे हर टॉपिक से फैमिलियर होते हो, हर सब्जेक्ट से आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करते हो। एंड तब बहुत ज़्यादा आप अपने आप को प्रेशराइज मत करो पढ़ने के लिए। इवेंचुअली जब आपका एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है तो फिर आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, प्रैक्टिस डेली कर दो और सब कुछ बढ़ा दो। ये टाइम आइडियली पेपर से 2-3 महीने पहले तक चलाते रहो, 2 महीने पहले तक चलाते रहो। फिर लास्ट के 2 मंथ्स में आप वापस धीरे धीरे स्टडी टाइम को कम कर दो। ओके। एंड जो एक ये है कि मुझे जैसे सौम्य भैया हैं, ही वॉज क्लैट 2019 टॉपर, वो भी लॉ प्रेप से ही हैं। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि लास्ट डे पढ़ाई मत करना। ओके। मेरा 3rd को पेपर था, मैंने 2nd को बिल्कुल बुक्स को हाथ नहीं लगाया। ओके। तो जो स्ट्रेटेजी है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की रखो, बट इनिशियली कम रखो, फिर बढ़ाओ उसको वापस, और फिर वापस धीरे धीरे कम कर दो अपने स्टडी टाइम को। ओके, तो स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करना चाहिए? जो टॉपिक आपको, सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, एक बार तो इनिशियली उसमें स्टार्ट करो। उससे 2 फायदे, एक तो आपको मार्क्स में थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग पार्ट है, एंड आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस आप दूसरी जगह यूज़ कर पाओगे जहाँ आप वीक हो। तो जब आप आए कोचिंग के लिए, आपने इनिशियली क्लासेस ली, तो फर्स्ट मॉक में आपका क्या स्कोर था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक गलतफहमी है कि ना फर्स्ट मॉक से ही मुझे एनएलएस का स्कोर लेके आना है, फर्स्ट मॉक से आई हैव टू स्कोर मोर देन 80-90। तो फर्स्ट मॉक में आपका क्या स्कोर रहा था उस वक्त? उस टाइम होते थे 150 के मॉक्स, तो मेरा फर्स्ट मॉक में स्कोर था अराउंड 55-60। 55-60 का मॉक आउट ऑफ 150, 55-60 का स्कोर फर्स्ट मॉक में। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आया जय में धीरे 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 करके मॉक्स में, तो वो किस रीज़न से आया? बेसिक मेजर रीज़न क्या था? मेजर रीज़न तो था कि मैंने एक चीज़ जो मुझे मैम ने फर्स्ट डे बोली थी, सोनिया मैम ने बोली थी ये बात, कि जो मॉक का स्कोर है वो आपके लर्निंग के लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप Rightly said. प्रैक्टिस करो, बिल्कुल। प्रैक्टिस के लिए एंड लर्निंग के लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ये देखो कि मेरे क्लैट के पेपर में इतने ही मार्क्स आएंगे। और उससे मैंने हर पेपर से लर्निंग ली। इनिशियली तो बहुत मिस्टेक्स होती थी, और मैं पैटर्न्स पकड़ता गया कि किस पैटर्न में मिस्टेक हो रही है, और उस पैटर्न को सॉल्व करता गया। और ऐसा होता है कि हर बार ये टारगेट रखो कि मैं इस बार नई टाइप की गलतियाँ करूँ और बेटर गलतियाँ करूँ, कि जिन्हें पकड़ने में भी मुझे टाइम लगे। तो इवेंचुअली फिर आपकी गलतियाँ भी अच्छी होने लगती है, जिनको कि आप देखते हो अच्छा हाँ ये गलती है, एंड आप हर बार कुछ सीखते हो। तो वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी मुझे 80 मॉक्स में मिली, तो हर मॉक में अगर 5 भी थी तो 400 अपॉर्चुनिटीज थी। हाँ, राइटली सेड। तो ये जो गलतियां करने वाली बात है, दिस कम्स फ्रॉम एनालिसिस, राइट? कि आप मॉक का एनालिसिस करते हो तो आपको पता लगता है कि गलती क्या है। तो आप भी मॉक का एनालिसिस करते थे, तो उस एनालिसिस में टाइम कितना लगता था? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार 2 घंटे का मॉक दिया है तो 15-20 मिनट में हमने मार्क्स नोट किए और वी आर डन विद द एनालिसिस। तो क्या आपका भी एनालिसिस 15 मिनट का या आधे घंटे का रहता था? नहीं, जब मैंने स्टार्ट करा था तब तो मेरा एनालिसिस 2 to 3 आवर्स जाता था, बिकॉज बहुत सारी मिस्टेक्स थी, और फिर वो टाइम धीरे धीरे कम होके भी एंड तक फिर भी 1 आवर तो रहता ही थे। ओके, तो 1 घंटा तो कम से कम एनालिसिस में लगता ही, And और starting में इनिशियली ज़्यादा तो लगता है। 2-3 घंटे। अच्छा, बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करने से एक बात याद आई कि जय बहुत ज़्यादा ना कंसिस्टेंट टाइम के लिए पढ़ाई नहीं कर सकता था। एक इंसिडेंट हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ था, वेयर आई वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड कि भाई अब तुमको 6 घंटे यहाँ लगातार बैठ के पढ़ना है, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होगा। और वो चीज़ जय को थोड़ी सी अंदर से फ्रस्ट्रेट करने लगी। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल थी, बट जय के लिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक थी। तो वो इंसिडेंट के बारे में एक बार जय आप बताएं, अपनी तरफ से ही बताएं तो बेटर रहेगा। सो मेरा बेसिकली था कि सर ने जब टाइम टेबल बनाया था तो पहले सर ने बोला था कि ब्रेक्स नहीं दूंगा, और ऐसे तो मैंने कहा हो सकता है सब टीचर्स ऐसा बोलते ब्रेक्स नहीं दूंगा, बीच में तो 5-1 मिनट का ब्रेक देंगे ही। एंड मैंने बहुत अलग अलग बहाने बनाने की कोशिश की कि सुबह आता हूँ, वाटर कूलर ख़राब है, ठंडा पानी नहीं मिलता है, अभी भरने दो, और बहुत सारे अलग अलग बहाने बनाए, बट आपने जाने नहीं दिया। और मेरे साथ ये कि मैं एक साथ कंटिन्यूसली 1 पॉइंट से ज़्यादा पढ़ नहीं सकता हूँ बैठ के। तो बट फिर वो प्लान भी एज अ जनरल, फिर आपने मुझे बोला था कि वो प्लान अगर नहीं लग रहा है तो मैं छोड़ दूँ। तो एक ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें करने को बोलेंगे, बिल्कुल, बट जो चीज़ आपको लगता है कि ये मुझे बेनिफिट कर रही है, क्योंकि खुद को बेस्ट रियलाइजेशन होता है कि, और खुद से ऑनेस्ट रहो कि ये चीज़ हाँ मुझे बेनिफिट कर रही है या ये चीज़ मुझे लॉस कर रही है, तो आप उस हिसाब से एक्ट करो। और कोई एक सिंगल वे नहीं होता है कि आप ऐसे ही करोगे तो आपका होगा। यही बात सुनने के लिए मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि यू हैव टू डिवाइस योर ओन स्ट्रैटेजी। आपकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस के हिसाब से होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करते हैं जय, सबसे अच्छा सब्जेक्ट या सबसे ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत आपको बहुत कॉन्फिडेंट थे वो था सीआर। तो सीआर में और क्यूटी, सीआर एंड क्यूटी, जो कि जनरली रिवर्स होता है, जनरली स्टूडेंट्स की सीआर और क्यूटी अच्छी नहीं होती है। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि आप सीआर और क्यूटी अपनी अच्छी कैसे कर सकते हो?
तो सीआर अच्छी करने के लिए सबसे अच्छा तो जो तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस करो एंड आप अपने कंटेंट को बहुत लिमिटेड रखो। जैसे बहुत स्टूडेंट्स क्या करते थे, मैंने देखा कि वो अलग अलग जगह से मॉक ला रहे हैं एंड अलग अलग जगह से कर रहे हैं। द प्रॉब्लम विद दैट इज सीआर बहुत ही पर्सनलाइज सब्जेक्ट होता है। तो आप अगर उसको एक सोर्स से कर रहे हो तो आप उसी सोर्स के साथ कंसिस्टेंट रहो और तब आपको एक्चुअली सीआर समझ आएगी, बिकॉज हर जने का एक्सप्लेनेशन का स्टाइल बहुत अलग होता है एंड आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे एज अ लर्नर। आप एक ही स्टाइल से करो जो आपको बेनिफिट करे। एंड दूसरी चीज़ की जो सीआर का पेपर आता है, एक्चुअली क्लैट के पेपर आते हैं, दैट इज ईजियर एंड मॉक्स आर हार्डर। तो आप, मेरा मॉक में स्कोर सीआर में कम आता था, एक बार मॉक लीग में इवन 4 मार्क्स भी आए हैं, बट एक आधी मार्क्स के ड्रॉप से इतना फर्क नहीं पड़ता है। एज अ होल आपके मार्क्स सही रहने चाहिए एंड आप ये देखो कि हाँ ठीक है, मैं क्लैट के पेपर्स जो मैंने करे उनमें सही जा रहा है तो इट्स गुड। एंड आप क्लैट की सीआर को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो बाकी हर जगह की सीआर से बिल्कुल अलग होती है। एग्जैक्टली। एंड क्यूटी के केस में जो है, क्यूटी के केस में सिर्फ प्रैक्टिस है। कंसेप्ट एक बार आप प्रॉपरली सीख लो टीचर्स से, उसके बाद प्रैक्टिस ही है। शीट्स करो, मॉड्यूल्स करो एंड मॉक्स करो। तो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने चाहिए या एक बार में एक सब्जेक्ट फिर दूसरे हफ्ते दूसरा सब्जेक्ट? हफ्ते वाइज तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है सब्जेक्ट्स के लिए। जो मैं बेस्ट करता था कि मैं एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेता था कि इस 1.5 घंटे में या इस 1 घंटे में मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा, विच विल बी आइदर इंग्लिश, सीआर और लीगल। तब उस दिन मुझे जिस सब्जेक्ट में नीड लग रही है कि अभी मॉक हुआ, इसमें मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई या ड्रॉप हो गई इस सब्जेक्ट में, तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो मॉक के हिसाब से यू शुड कीप चेंजिंग। मॉक के हिसाब से या आपको किसी स्पेसिफिक नीड लग रही है, नीड कभी के किसी हिसाब से, सब्जेक्ट में कोई नीड वर्क बेस्ड, करना है आपको, या टीचर ने क्लास बट में आप कुछ एक करवाया डिवाइड है। कर लो कि कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स में कि जो मेरे ये कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट है, 2-3 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा 1 घंटा। बट किसी भी सब्जेक्ट को एक हफ्ते से ज़्यादा छोड़ना नहीं है। ओके, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं छोड़ना मतलब है, एक हफ्ते में सारे सब्जेक्ट तो एक बार तो करने करे ही हैं, होने यानी कि हर हफ्ते हर सब्जेक्ट का एक बार नंबर आना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। राइट? तो अच्छा, अब ये बताओ कि आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था कि यार नहीं, ये मैं नहीं पढ़ूंगा ये सब्जेक्ट? एक्चुअली मेरा लीगल एज सच मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता था। आर्टिकल्स मैं पढ़ लेता था, आप बोलते थे नोट्स बनाओ, तो वो भी आपने 2-3 बार हड़काया, फिर ही बनाने लगा। ये मेरे ही साथ ये बात बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बट लीगल एज सच मुझे लगता है कि बहुत इंटरैक्टिव सब्जेक्ट है अपने आप में। प्रैक्टिस करने का मन करता था, बट थ्योरी पढ़ने का मेरा मन नहीं मन करता नहीं था। करता था, तो ठीक है। बट आर्टिकल्स फिर भी कुछ कुछ तो ज़बरदस्ती हमें करवाने ही पड़ते हैं टीचर्स को। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है लेकिन टीचर ने क्योंकि ज़बरदस्ती करवाया है तो वो करना ही पड़ा है? एक्चुअली जो आपने एक बार आईटी लॉ थी, उसके ऊपर आपने ज़बरदस्ती करवाया था एंड वो बहुत ज़बरदस्ती करा, बट पेपर में आ गया तो वसूल है। तो कुछ चीज़ें जब टीचर ज़बरदस्ती करवाता है तो वो हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। सो प्लीज़ बी कॉशियस विद दैट, है ना? तो अब ये बताइए जय कि मेरे अगर प्रेपरेशन को 2-3 महीने हो गए तो मॉक उसके बाद से स्टार्ट करूं या मैं मॉक फर्स्ट मंथ से या फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर दूं? एक्चुअली मैंने जो था, मैं पहले इनिशियली डरा हुआ था मॉक्स को लेके बहुत, तो मैंने 10 एक दिन तक तो मॉक्स करे नहीं। फिर टीचर्स ने सबने फोर्स करा और मॉक दिलवाया। तो मॉक से इनिशियली डर लगता है कि यार कितने मार्क्स आएंगे, और फिर खुद से भी ये डर लगता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये डाउट जो होता है। बट फर्स्ट मॉक दो एंड मॉक्स देते रहो, बिकॉज मॉक्स आप स्टार्टिंग में दोगे शायद कोई बेनिफिट भी ना लगे आपको, 10-15 मॉक के बाद ही बेनिफिट दिखेगा। इट्स लाइक आप कोई दवाई लेते हो, 10-15 दिन बाद बेनिफिट दिखेगा। एग्जैक्टली। एक बात जो मुझे अभी भी याद है, जय ने मुझे एक बार बोला था, सर मैंने पूछा जैसे कि जय तुम्हारी रैंक क्या आई मॉक में? तो बोला सर मैं रैंक देखता ही नहीं हूँ, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट रैंक, मैं मार्क्स देख लेता हूँ क्योंकि मुझे देखना होता है मैं कौन से सब्जेक्ट में पीछे चल रहा हूँ। तो ये रैंक ना देखने के पीछे क्या लॉजिक है? सर बेसिकली क्या होता है कि एक रैंक में ऑलवेज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक। एंड रैंक में क्या होता है, आप अपनी प्रिपरेशन को दूसरों की प्रिपरेशन से कंपेयर करते हो, वो अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्डअप करता है, एंग्जाइटी बिल्डअप करता है। एंड सब लोग अलग अलग प्रिपरेशन फेजेस में होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई अगर 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो उसका अलग फेज ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है, आप अभी आए हो तो आपका अलग चल रहा है। बट अगर आप रैंक देखने लगोगे तो आप स्टार्टिंग से डीमोटिवेटेड रहोगे एंड एज अ बिगिनर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। चलिए, तो 3 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्लैट में जब हम प्रिपरेशन करते हैं। लाइफ में भी 3 एलिमेंट्स ज़रूरी है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। सबसे पहले ये बताइए कि फैमिली का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में क्लैट प्रिपरेशन में? सो मेरे पेरेंट्स बहुत लॉयर्स है, तो एक ये सपोर्ट रहा ही है हमेशा। एंड मेरी फैमिली का ये था कि मैं उदयपुर रहता था, तो 5 to 6 आवर्स मुझे कभी भी नीड होती थी, मैं कॉल कर लेता था, वो गाड़ी उठा के आ जाते थे। ओह नाइस। तो ये सपोर्ट बहुत था एंड कोई भी प्रेशर नहीं था। वो बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का प्रेशर हो। तो मैंने देखा है बहुत लोगों का फैमिली बहुत प्रेशर था, तो उनकी परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत गिर गई। एग्जैक्टली। तो प्रेशर माइंड को और
प्रेशराइज, जितना ज़्यादा हम माइंड को प्रेशराइज करेंगे परफॉर्मेंस उतनी इम्पैक्ट होगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। तो ये बताइए कि लॉ प्रेप में ना फ्रेंड्स आपके बहुत थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, घिरा रहता था हमेशा, कभी किसी से बात कर रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है। तो फ्रेंडशिप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यार दोस्त हैं तो अच्छा लग रहा है, या दोस्त है तो friendship जो डिस्ट्रैक्शन है, क्या चीज़ है? फ्रेंडशिप जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपका दोस्त है वो आपकी लाइफ में ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहिए। जो इंसान नहीं ला रहा है तो वो इंसान आपका दोस्त नहीं है, और अगर दोस्त है भी तो हटा दो, दोस्त मत रखो उसको। और एक चीज़ जो बहुत लोग करते हैं कि वो मार्क्स देख के दोस्ती करते हैं, वो एक्चुअली वो बेनिफिशियल नहीं है। किसी भी इंसान के अंदर जो है वैल्यू वो उसके मार्क्स से बहुत ज़्यादा अदर वैल्यूज़ भी हो सकती है। कोई इंसान उसके मार्क्स अच्छे बट वह अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है, किसी के मार्क्स अच्छे नहीं हो शायद बट वो बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्क्स के बेसिस पर आप दोस्त ना बनाओ, इंस्टेड ऑफ अदर क्वालिटीज़ की वो इंसान कितना सपोर्टिव है कि आपके मार्क्स मॉक में मार्क्स दे रहे हैं। एक तो है कि वो अपने मार्क्स आपको फ्लैक्स करेगा, दूसरा है जो कि आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंसोल करेगा, थोड़ा कंडोलेंसेस भी देगा शायद ज़्यादा गिर गए तो वैसे दोस्त रखो। तो फ्रेंड्स जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। अच्छा, बिकॉज दिस इज कैंडिड कॉन्वर्जेशन। एंड एक चीज़ ध्यान रखो कि बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्त में लड़ाई हो गई, फ्रेंड्स ग्रुप्स में लड़ाई हो गई, तो तब एक चीज़ ध्यान रखो कि भाई मैं पेपर देने आया हूँ यहाँ पे, डजेंट मैटर, इन लोगों से मैं शायद इनमें से 90% लोगों से मैं कभी बात भी नहीं करूँगा वापस। तो इट डजेंट मैटर, कोई चीज़ अगर दिक्कत है, किसी इंसान से लड़ाई हो गई, इट्स ओके। तो जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स की या ग्रुप्स की, तो बहुत से ऐसे, अब क्योंकि ये कैंडिड कॉन्वर्जेशन है तो बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें आई होंगी जिन्होंने आपको अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ, जो आपका टाइम वेस्ट करवा रही होंगी। तो वो क्या क्या चीज़ें एक क्लैट एस्पिरेंट के जर्नी में हो सकती हैं डिस्ट्रैक्शंस, वो बताइए, और उनसे डील कैसे किया तुमने, आपने कैसे डील किया वो बताएं। सो जैसे मैं जोधपुर सेंटर पे आया था, यहाँ पे बहुत लोग बाहर से आते हैं, तो बहुत बहुत लोग अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। मे बी सम ऑफ देम आर इनटू ड्रिंकिंग, कुछ स्मोकिंग करते हैं, एंड ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। समटाइम्स वो आपको बोलेंगे कि तू भी ट्राई कर ले, या कि कुछ लोग कहेंगे कि रोज़ क्लास के बाद कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं खाना खाने चलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत डिस्ट्रैक्शन के अंदर टर्न हो सकती है। स्टार्टिंग में आपको शायद लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन जा रहे हैं, 2 दिन जा रहे हैं, तो ये कि आप 2-3 लोग ही हो जिनके साथ कि भाई मैं इन्हीं लोगों के साथ एंजॉय करूँगा, इन्हीं लोगों के साथ करूँगा, एंड वो कंपनी आप प्रॉपर ढूंढ के रखो। एंड उन लोगों के साथ भी एक लिमिट में कि हाँ ठीक है, संडे को मॉक के बाद मैं थोड़े टाइम एंजॉय करूँगा दोस्तों के साथ। एंड ट्राई करो कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो ओवरऑल बेनिफिशियल है, कि दोस्तों के साथ कहीं खेलने चले गए, या दोस्तों के साथ कहीं आसपास घूमने चले गए, कहीं खाने चले गए। तो दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट एज डिस्ट्रैक्टिंग, बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंप्लीटली आइसोलेट कर लो खुद को, बिकॉज वो भी बेनिफिशियल, तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जहां आपको बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि अब मैं मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, या सर बहुत बुरा है कि ये टाइम, मतलब कुछ ऐसा टाइम आता है जब आपको बहुत लो फील होता है, पता ही है 2-3 हाँ, बार ऐसा। तो उस वक्त आप क्या करते हो जब आपको बहुत लो फील जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है? नॉर्मली तो मैं या तो आपसे पूछता था, या फिर पेरेंट्स को बोलता था, कभी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं 2-3 दिन घर जा आता था। तो बेसिकली ऐसा टाइम आएगा, और कितनी बार आया होगा? 5 से 6 बार तो आया है। आया, डेफिनेटली आया ना। कई बार मॉक के बाद आएगा, कई बार किसी फ्रेंड मॉक से के बीच लड़ाई में आ होगी, जाएगा कहीं। हाँ, कई बार मॉक के बीच में भी आएगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कुछ स्टूडेंट्स मॉक बीच में छोड़ के भी निकल गए क्योंकि उनसे हो नहीं रहा है मॉक। तो उस लो फेज में भी यू हैव टू कीप काम, उस लो फेज में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो टीचर्स का स्पेसिफिकली लॉ प्रेप के जो टीचर्स रहे हैं उनका क्या रोल रहा है आपके इस क्लैट की जर्नी में? सो मुझे तो क्लैट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, एंड क्लैट अभी नया एग्ज़ाम है, तो मेरे पेरेंट्स से भी लॉ करी थी, उससे पहले कई टाइम का था। तो हम तो लॉ प्रेप आए थे, एंड फर्स्ट डे तो बहुत लाइक पूरे दिन ही टीचर से मिलने में लग गए हर सब्जेक्ट के कि क्या करना है क्या करना है। एंड फर्स्ट डे हमने पूरी पॉलिसी बना ली थी। तो मेरे को जीके की जिसकी बहुत चिंता थी, तो मैंने मोहित सर से ऑलमोस्ट 2 घंटे तक डिस्कस करा था हर टाइप का, कि स्पोर्ट्स न्यूज़ है तो उसमें क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, एंड एवरीथिंग। तो जो टीचर्स गाइडेंस दे रहे हैं उसको फॉलो करो। ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये गाइडेंस हमेशा सही नहीं है, बट कोई भी गाइडेंस 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है। बट टीचर्स की ये है कि ये टेस्टेड है टाइम के साथ, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो करिए एंड बेनिफिट हुआ, इसीलिए वो टीचर वहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसलिए टीचर्स की गाइडेंस फॉलो करो, उससे सबसे ज़्यादा हाई आपकी सक्सेस रेट होगी। कई बार ऐसा लगता भी होगा कि सर क्यों ये बात बोल रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल बात है, या क्यों बोल रहे हैं, या ये आपको लगता होगा ये बिल्कुल काम की नहीं है, बट अल्टीमेटली वो चीज़ काम की निकल गई। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो आपको पहले लगा इनिशियली कि ये बिल्कुल काम की नहीं है, लेकिन बाद में वो बहुत काम की निकली?
कुछ एक आधी चीज़ ऐसी आपको याद है? जैसे कि मैं जीके में पहले पैसेजेस बिल्कुल नहीं देखता था कि जीके है पैसेजेस क्यों देखना। फिर मोहित सर ने समझाया कि बेटा एक बार तो पैसेज के थ्रू गो थ्रू कर दे, कभी कभी काम आ जाता है क्वेश्चन में, एंड ऐसा बहुत काम आया वो इस साल के पेपर में। इस तो साल के पेपर में स्पेशली। हाँ, एंड एक जो आप लोग करते थे कि हर बार मॉक में कुछ टेढ़ा डाल देते थे, हाँ जिससे कि हमको ध्यान रखना पड़ता था एंड फिर आप समझाते थे, हाँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। एग्जैक्टली। जैसे एक बार क्या हुआ था, लास्ट विद्या वैली में मॉक था, लास्ट सेकंड या ऐसा मॉक, हमको आधे घंटे तक उन्होंने एक रूम में भर के बैठा के रखा, फिर 2:30 बजे पेपर दिया, पेपर के बीच में 3:30 बजे कोई लड़ने लग गया। तो ये ऐसे इन्वायरमेंट में आप करोगे तो वो मॉक में ऑब्वियसली बहुत खराब परफॉर्मेंस रही, बट ये चीज़ें आपको पेपर के दिन के लिए प्रिपेयर करती थी। करती है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कुछ डिस्ट्रैक्शंस पेपर के टाइम भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राइट? तो इन डिस्ट्रैक्शन से, पेपर के टाइम जो डिस्ट्रैक्शन थे उनसे भी डील करना बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, पेपर के टाइम जो ये है कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अभी ये जो 120 मिनट्स है, इनमें से 15 मिनट तो इन ऑल फैक्टर्स वेस्ट होंगे मेरे, तो जो 105 मिनट्स हैं उस टाइम को मैं अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करूँ, एंड ये जो चीज़ें हैं इसके बाद मैं सोच सकता हूँ, फिर ये 105 मिनट्स वापस नहीं आएंगे जब मैं पेपर कर सकता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आज मैं अगर शुरू करता हूँ मेरी प्रिपरेशन, तो आप मुझे सब्जेक्ट वाइज बहुत ब्रीफ में बताएं कि लीगल रीजनिंग में मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी एस्पिरेंट है जो ये बात सुन रहा है तो उसको लीगल रीजनिंग में क्या करना चाहिए, क्यूटी में क्या करना चाहिए, पांचों सब्जेक्ट्स के लिए एक प्रॉपर ब्रीफ में आप स्ट्रैटेजी अगर बता सकें। लीगल रीजनिंग में जो स्टार्टिंग में बेस्ट रहता है वो ये कि आप सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़ो। मुझे तो, मैंने बहुत सारे सोर्सेज को देखा था, बट बेस्ट मुझे लॉ प्रेप के मॉड्यूल लगे, क्योंकि उसमें डिटेल्स भी जो आती है वो रेलिवेंट है, बट बहुत डिटेल में नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर लॉ के लिए ही फोकस्ड है इंस्टेड ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जाम। एंड दूसरा है आर्टिकल्स पढ़ने का, तो आर्टिकल्स आपको नेट पे भी बहुत सारे मिल सकते हैं, या फिर जो लॉ प्रेप ना एवरी 2 वीक्स वो निकालता है 100-200 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन, तो मैं जनरली उसको रेफर करता था। ओके। और सीआर के लिए? सीआर को लेके मैं जो चीज़ करता था वो ये कि द हिंदू में जो एडिटोरियल्स आते थे उनमें मैं अपने हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स क्या है, स्ट्रेंथनिंग क्या है, वीकनिंग क्या है, ये मार्क करता था। और क्यूटी स्पेसिफिकली, क्योंकि जय की क्यूटी पहले से जय को मैथ्स में इंटरेस्ट था भी, तो जय के लिए रिलेटिवली क्यूटी वाज इजियर, बट जय का ऐसा पहले भी मानना था और जय ने ही काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस किया कि क्यूटी एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपको छोड़ना नहीं है, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना ही करना है जो आपको रैंक दिलाएगा। तो क्यूटी के लिए आपने और क्या किया, या फिर कोई नया एस्पिरेंट है उसको क्या करना चाहिए? क्यूटी को लेके ये रहता है कि बहुत बच्चे पहले 20-30 मॉक क्यूटी अटेम्प्ट ही नहीं नहीं करते। करते हैं बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा लूज है कि आप अगर क्यूटी में 1 नंबर भी ला रहे हो, आप 1 नंबर ज़्यादा ला रहे हो, इन 1 नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, 100 रैंक बदल जाती है 1 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यूटी को लेके एक बहुत प्लस पॉइंट है, तो आप अगर क्यूटी में 6-7 नंबर भी ला रहे हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हो रैंकिंग में। तो क्यूटी में एफर्ट डालने हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि 12 नंबर का है तो हम इस पे इतना एफर्ट क्यों डालें, वो ही इशू। अदरवाइज क्यूटी एक बहुत ही अप्रोचेबल सब्जेक्ट है अगर आप सेम माइंडसेट के साथ जाओ जिसके साथ आप जीके में जाते हो या सीआर में जाते हो। तो माइंडसेट फॉर ऑल द सब्जेक्ट शुड बी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेटेज। नाइस, राइटली सेड, राइटली सेड। और जीके आपको बहुत परेशान किया इस सब्जेक्ट ने, है ना? तो जीके में कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें और कैसे उसकी स्ट्रैटेजी को अप्रोच करें? सो मैंने तो मेनली एक ही सोर्स फॉलो करा था, क्लैट एक्सप्रेस का। उसके अलावा कोई क्लास के नोट्स होते थे तो मैं उनको रिवाइज करता था स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, अदरवाइज मैं क्लैट एक्सप्रेस पे ही रिलाई करता था एंड उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज करा मैंने। तो जीके में ज़्यादा सोर्स होना बेटर है या ज़्यादा टाइम एक ही सोर्स को पढ़ना बेटर है? ज़्यादा टाइम एक ही सोर्स को पढ़ना, बिकॉज अदरवाइज आप पेपर खोलोगे आपको लगेगा सब कुछ सुना हुआ तो है पर क्या है ये नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं एक मैगजीन या एक बुक में पूरा नहीं आता है मटेरियल। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो उसके बाहर हैं, जो उसके बाहर हो सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन की मैगजीन्स में या सिविल सर्विसेज की मैगजीन्स में हो सकते हैं। तो इस बारे में एक फोमो डेवलप होता है, अंदर अंदर फोमो एक डेवलप बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो फोमो मुझे भी था बहुत ज़्यादा जीके को लेके, मैं आपसे बार बार पूछता भी रहता था। इवन मैंने एक बार मैगजीन स्टार्ट करी थी फिर छोड़ दी थी कि कोई पर्पज़ नहीं लग रहा है उसका एंड ऐसा करके। बट इन दी एंड जो मुझे लगा है ये कि बहुत लोग जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी उनके पेपर में इसलिए काम नहीं आया कि उनकी किसी भी एक चीज़ पर पकड़ नहीं थी प्रॉपर। इससे बेटर है कि आप एक चीज़ पर पकड़ रखो तो आप भले ही 10 क्वेश्चन आ रहे हो पर आप वो सही कर रहे हो। नाइस। और द लास्ट वन इज इंग्लिश। इंग्लिश, सोनिया मैम, इन दो चीज़ों का क्या कनेक्शन है? सो सोनिया मैम ने मुझे एक पहले दिन बहुत डांटा था। उन्होंने एक शीट दी थी, 5 क्वेश्चन थे, तो 5 में से 4 मैंने गलत कर दिए, एक सही करा, एग्जैक्ट 0 मार्क्स लाया था।
हाँ। तो मैम ने फिर डांटा, फिर मैम ने कहा कि ये डार्ट जो है ये स्टेम पे, स्टेम के बिना तुम जा नहीं सकते हो एनालिस्ट। एंड तब मुझे लगता था कि यार मैम बहुत डांटती है, मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत परेशान करती हैं। मैम की क्लास में जाना भी बहुत स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था, बट फिर इवेंचुअली जब मैम की क्लास में गया, डांट खाई, कंसेप्ट सीखे, मार्क्स बढ़े, तो फिर लगा कि हाँ बेनिफिशियल है। आज उस डांट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। हाँ। इवन आई कैन रिलेट विद दिस बिकॉज आई हैव माई सेल्फ बीन सोनिया मैम स्टूडेंट, और मैंने भी बहुत डांट खाई है। मैं अभी भी कभी कभी डांट खा लेता हूँ मैम से। एंड अल्टीमेटली मेंटरशिप में, क्योंकि लॉ प्रेप में, पूरे लॉ प्रेप में मेंटरशिप में जो रोल अनुपमा मैम प्ले करते हैं, वो रोल शायद अभी कोई प्ले नहीं कर पाए। तो अनुपमा मैम ने अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम मेंटरिंग यू, और किस तरह से मैम ने जो आपको लॉ प्रेप में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया? हाँ, सो लॉ प्रेप में बहुत बार जैसे एक दो बार प्रॉब्लम्स आ गई टीचर्स को लेके, या अदर प्रॉब्लम्स जो मुझे लगा कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ उस टाइम पे। तो अब जब आप घर से बाहर रह रहे हो तब आप किसी को कांटेक्ट कर नहीं सकते एकदम से, तो मैं मैम के पास ही गया कि मैम ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ। तो वो मैम ने रिजॉल्व करने में, मैम का बहुत हेल्पफुल नेचर है। एंड एक जो है कि आप मैम को जाके कोई भी बात बोलोगे, मैम नाराज़ नहीं होंगी, इंस्टेड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। बिल्कुल, ये नेचर मैम का बहुत हेल्पफुल रहा स्टार्टिंग से लेके। बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में चल रही होती हैं, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, बीच में कई बार ऐसा लगता है छोड़ दूं। हाँ, आपको भी लगा होगा तो कि वैसे छोड़ मैं एक दूं। दिन के लिए छोड़ दूँ, वापस स्टार्ट करूँ। तो एक दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ब्रेक्स ब्रेक्स कितने बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट? है। ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जो एक चीज़ मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि यार मूवीज़ देखो, मूवीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो क्या ऐसे ब्रेक्स हेल्प करते हैं एक्चुअली? बिल्कुल, बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। तो जय, इन दी एंड आप ऐसी 3 टिप्स जो आप नए क्लैट एस्पिरेंट्स को देना चाहें, बताना चाहें कि यार ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट तो ये है कि आप एक बार जब डिसाइड कर लो तो आप किसी भी चीज़ के बाद डिटर मत हो कि भाई बीच में आपको लग रहा है कि छोड़ दो, तो एक दिन ब्रेक ले लो, बट छोड़ना कभी भी नहीं है, कंटिन्यूएशन में रखना है। बिल्कुल। और जो सेकंड मुझे लगता है कि आप लिमिटेड सोर्सेज लो हर एक चीज़ में, हर एक सब्जेक्ट में, पर जो सोर्सेज कर रहे हो उसको परफेक्टली करो, एंड उसमें सब कुछ कवर होना चाहिए आपका। एंड थर्ड जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है स्पेशली लास्ट के मंथ्स में, ये कि आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग होंगे जो नेगेटिव होंगे, उन लोगों से दूर रहना, उन लोगों से बात नहीं करनी, और उन लोगों को अवॉइड करना है। टीचर्स के पास जाओ, जो टीचर्स भी हो सकता है आपको लगे कि किसी का नेगेटिव लग रहा है आपको, तो आप मत जाओ भले ही उसके पास। जो टीचर से आपको लगता है, एक टीचर जिससे कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो, जैसे मैं आपसे था, तो आप उस टीचर को अच्छे से परेशान करो कि वो टीचर आपको याद रखे हमेशा। इसी बात से याद आया कि जोधपुर में देयर इज अ टर्म इन जोधपुरी लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज, हथाई, एंड हथाई मींस गॉसिप, प्योर गॉसिप। तो जय के टाइम टेबल में एक आधा घंटा जय ने स्पेसिफिकली हथाई के लिए, गॉसिप के लिए निकाल रखा था। तो जय उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ लास्ट में, सो दैट स्टूडेंट्स ऑल्सो फील एनर्जाइज्ड कि हाँ एक आधा घंटे की गॉसिप बनती है। सो मैंने लॉ प्रेप में बहुत अजीब अजीब बातें भी फैलाई हुई हैं, और सर को, आपको तो परेशान करता था, बाकी मुझे कोई भी टीचर फीस लिखता था तो मैं आधा घंटे का जो टाइम होता था 6 बजे के आसपास, उसके बाद टीचर्स की भी क्लासेस हो जाती थी, मेरे भी घर जाने का टाइम होता था, तो 6 से 6:30 किसी ना किसी टीचर को पकड़ता था। सबसे ज़्यादा आपको ही पकड़ता था। जय यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि सर आपका आधा घंटा कब फ्री है। और मुझे लगता था कि यार डाउट्स पूछ रहा है, जेन्युइन डाउट्स भी इसके अच्छे होते हैं, डाउट्स जेन्युइन होते हैं। तो मैं आधा घंटा इसको बताता, ये आधा घंटा मेरा फ्री है। मैं क्यों, क्या डाउट्स है बताओ। तो बोलता था सर बातें करनी है सर, कुछ नहीं, बस बात करनी है मन की। एंड व्हाट आई थिंक कि जय भी इस बात से शायद रिलेट करेगा कि कुछ बातें करने से, कुछ लोग जिनसे आपकी अच्छी बनती है उनसे बातें करने से मन हल्का होता है और दिमाग फ्रेश होता है, Right. राइट? तो वो दिमाग फ्रेश फिर अगले दिन आपको एक्टिव रहने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जय, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस अगेन। थैंक यू। और स्टूडेंट्स को आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, एंड आई थिंक ये वीडियो, ये इंटरव्यू, ये कैंडिड टॉक्स हमारी क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगी, और शायद वापस से हम क्लैट 2025 में AIR 1 दे पाएँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।